Hello friends, today we are going to discuss about the major problems of the study of comparative politics. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्याएं क्या हैं? इस विषय बिंदु पर हम आज परिचर्चा करने जा रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति जो कि राजनीति विज्ञान का एक उप अनुशासन है, मुख्य विषय क्षेत्र है, उपशासन है। यह तुलना और राजनीतिक मुद्दों की विशेष रूप से जिसे हम शासन का व्यवहार, अभिव्यवहार, एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट, बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट, पैटर्न्स, सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से इन सभी मुद्दों का जब हम अध्ययन करते हैं जो कि न केवल गवर्नमेंटल होते हैं अपितु दे आर नॉन गवर्नमेंटल, वो गैर शासकीय मुद्दे भी होते हैं। गैर शासकीय जो राजनीतिक व्यवहार है वो भी उसमें शामिल होता है। तो इन सब मुद्दों को हम जब शामिल करते हैं तो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्याएं आती हैं कि इनका कंपैरिजन कैसे किया जाए, क्योंकि जो तुलना हम करना चाहते हैं उसका तुलना के लिए हमें कुछ बेस लेने होते हैं। तो वो आधार क्या हो जिनके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं, वो आधार ही तुलनात्मक राजनीति में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो इन समस्याओं को हम मुख्य रूप से 4-5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली जो समस्या आपको दिखाई दे रही वो है विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक अनुसंधान की समस्या। जैसा साथियों मैंने पहले बताया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वह एक रिसर्च का एरिया है। इसका नाम ही जो तुलनात्मक राजनीति है वह वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से मानवीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना है, और वह मानव का व्यवहार राजनीतिक व्यवहार है। जैसे अगर हम ये कहें कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस इज ए सब्जेक्ट और इज ए एसेंशियल ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स with the political behavior of human via scientific methods। इसका मतलब है कि वह वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के साथ संबंध रखता है और उसके बारे में वह अनुसंधान करता है। अगर यही राजनीतिक व्यवहार का जो मुद्दा है वह एक देश से दूसरे देश में जाता है और विद इन द कंट्री, जो मैंने पहले डिफाइन किया, जैसा जोसेफ ला पालमबोरा ने भी 1974 की जो बुक थी उस पुस्तक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडी विद इन द कंट्रीज और पॉलिटिकल बिहेवियर, स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल बिहेवियर विद इन द कंट्रीज, राष्ट्रों के भीतर जो राजनीतिक व्यवहार है उस राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति होता है या तुलनात्मक राजनीति है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने कि जब हम एक देश से दूसरे देश, दो या दो से अधिक देशों के भीतर पॉलिटिकल बिहेवियर और उस पॉलिटिकल बिहेवियर पर प्रभाव रखने वाले एलिमेंट्स का जो एक स्पेसिफिक पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं, एक विशिष्ट समानता स्थापित करते हैं, असमानताएं स्थापित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं विद द कंपैरेटिव मेथड, देन वी कैन फाइंड द वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एम्पिरिकल एंड एनालिटिक प्रॉब्लम। पहली जो समस्या हम देख सकते हैं वो है कि आनुभाविक अध्ययन और विश्लेषणात्मक अनुसंधान की समस्या। इम्पेरिकल कैसे किया जाए? इम्पेरिकल का मतलब है कि जैसा अनुभव आप करते हो वैसा मैं कर सकता हूँ। लाइक सर्दी की बात करें, गर्मी की बात करें, ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर के रूप में जब हम राज्य लोगों पर टैक्स इम्पोज करता है तो व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, उस देश के नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है। डे टू डे लाइफ में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी completed between the state and human society or civil society and society, तो उन इंट्रैक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्शंस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर होती हैं, उन एक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से स्टैटिकल डाटा का यूज़ करके जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है कि वो सब जगह सेम पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है।
टैक्स इम्पोज करने से कुछ नागरिक खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं, कुछ देशों में ऐसा होता नहीं होता, कुछ देशों में वोटिंग बिहेवियर को कास्ट प्रभावित करती है, कुछ देशों में नहीं करती है, कुछ देशों में रैशनिटी पर या जिसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है वो लोग बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, सार्वजनिक मुद्दों को केंद्र में लाया जाता है। परंतु कुछ देशों में विशेष रूप से डेवलपिंग सोसाइटीज में हम देखते हैं कि जो इलेक्शन का इश्यूज है वह एक वेरियस और डिफरेंट इश्यूज होता है रेदर देन डेवलप्ड सोसाइटीज। तो ये सबसे पहली समस्या है कि जो डाटा हम कलेक्शन करते हैं उसमें एम्पिरिकल डाटा को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसका विश्लेषण करना भी फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है कंट्री टू कंट्री वह एक डिफरेंट बिहेवियर एटीट्यूड्स रखता है। देन सेकंड, इसके और आधार अगर हम देखें, जैसे मान लो प्राकल्पना की बात कही जाए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है पूर्व मानित कथन या घटनाओं के बारे में जो पूर्व धारणा है उसके बारे में, कि मान लीजिए जैसे कुछ देश ये मानते हैं या बहुत से देश ऐसा माने कि महिलाओं को ड्राइविंग सेंस नहीं होता है, इस स्टेटमेंट के बारे में हमें फाइंडिंग प्राप्त करनी है। तो डेवलप्ड सोसाइटी में अलग स्टेट है, जहाँ टोटलिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट है, अर्बन कंट्रीज हैं वहाँ उसको आज़ादी नहीं है। और लाइक हम बात करें इस्लाम कम्युनिटी में बुर्के की बात करें, या जो ब्राह्मण धर्म है उसमें ट्रेडिशन और कस्टम की बात करें, या क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है उनके बीच जो रिलीजन है वो कितना प्रभाव रखता है और नहीं रखता है। कंट्री टू कंट्री और रिलीजन टू रिलीजन वह एक वेरियस और डिफरेंट एस्पेक्ट रखता है। तो वो हाइपोथेसिस क्या है जिसको हम मानते हैं और फाइंडिंग एक्चुअली क्या होती है। फैक्ट का मतलब होता है सूचना के अलग अलग अंश होते हैं, उनका कलेक्शन करना ही अपने आप में फैक्ट्स को डिफाइन करता है। तीसरा तत्व है पद्धति, मेथड, जो कि एक सिस्टेमेटिक स्टाइल ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा फैक्ट्स। तथ्यों के संग्रहण का एक जो व्यवस्थित तरीका होता है उसको एक जगह करने का, उसको ही हम पद्धति और मेथड के नाम से जानते हैं। और अगर हम प्राकल्पना, तथ्य और पद्धति का यूज करते हैं देन वी कैन बिकम थ्योरी। हम एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं जो कि एक तरह से ग्रुप ऑफ जनरलाइजेशन होता है, वैलिड जनरलाइजेशन, जो वेद सामान्यीकरण होता है उस वेद सामान्यीकरण के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो संरचना है उसका अध्ययन करना अपने आप में समझ, कैसे कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, नाइजीरिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, मैक्सिको का पॉलिटिकल सिस्टम है, यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम है, स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम है, एंड देन फ्रांस और सो ऑन कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, उन देशों की सबकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब हम स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे सामने बहुत से कंसेप्ट ऑफ मिश फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिजाइन होते। जब टोरिनो राउंड हुआ 1969 में, तो जियोवन सार्टोरी ने डिफाइन किया कि जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बहुत से मिसफॉर्मेशन हमारे सामने आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को जो इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका एक अलग ही प्रभाव होता है। लाइक सांस्कृतिक विविधता वाले देश में मतदान का व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। मतदाता पर प्रभाव डालने वाले कारक धर्म, जाति, समाज, उम्र, वर्ग, लिंग, अन्य कोई परिलाभ भी हो सकता है। इन घटकों की पारस्परिक संबंधता का मापन करना व परिशीलता का पता लगाना निसंदेह दुर्गम है, जैसा सार्टोरी ने भी कहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था, पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, कांगो, केन्या, सीरिया, उज्बेकिस्तान, इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिकली जो उनकी पॉलिटिकल कल्चर होती है, जो कि असेंशियल पार्ट, पॉलिटिकल कल्चर वाज असेंशियल पार्ट, इज द असेंशियल पार्ट ऑफ कॉमन कल्चर, कल्चराइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इसको कहा जाता है। तो वो उसका कल्चर का प्रभाव पॉलिटिक्स पर क्या है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। देन थर्ड प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटीज। दो प्रॉब्लम है विकासशील देश हैं उनके अध्ययन की। जब हम डेवलप्ड सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वह बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे?
विकसित देशों की जो सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, वो ऊपर हाई लेवल पर होती है, जबकि विकासशील देशों की नीचे के लेवल पर होती है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर क्या है? जब हम आर्थिक संरचना की बात करते हैं तो हमारे सामने एनर्जी, हमारे सामने लाइट, हमारे सामने रोड, हमारे सामने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा बहुत से ऐसे जो आधारभूत हैं भौतिक संरचना वो शामिल है। और जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इसके अलावा जो आधारभूत आवश्यकताएं मानवीय जीवन की, रोटी कपड़ा मकान जिसको आप कह सकते हो, शिक्षा स्वास्थ्य आजकल शामिल, ये आधारभूत आवश्यकताएं वो उनके प्रति समाज का नज़रिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। बैकवर्ड हैं डेवलपिंग सोसाइटी क्योंकि उनका जो परिवेश है वह एक सोच के पिछड़ेपन को दर्शाता है। लाइक शुद्ध पेयजल की बात करें या संतुलित आहार की बात करें तो एक बड़ी समस्या है विकासशील देशों में। संतुलित भोजन को डिफाइन करना ही अपने आप में मुश्किल है। तो लोगों को खाने के लिए 2 वक्त या 2 जून की रोटी नहीं मिलती तो संतुलित भोजन तो बहुत दूर की बात है। और जिस देश में, भारत जैसे बड़े देश में 40 करोड़ के आसपास लेबर हो, वहाँ न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव ही सा ही होता है। और अभी भी मोस्ट ऑफ पीपल, जब हम कोरोना पेंडेमिक की डाटा देखते हैं तो पता है कि लगभग हम देखें 30 से 40% जो लोग हैं वो 4 से 5 व्यक्ति एक ही कमरे में रहते हैं। आवास की बात करें तो जो सोशल डिस्टेंस की बात करेगी, सामाजिक दूरी की, तो सामाजिक दूरी तो तब रखेंगे जब मकान में 5 मेंबर हो और 5 कमरे हो कम से कम। उनके 2 ही कमरे हैं और इसलिए वो जाएंगे कहाँ? जा ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ पीपल के सामने रेजिडेंसी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो हमें डेवलपिंग सोसाइटीज़ की एक अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के विकास का स्तर बहुत ही निम्न होता है, यानी गरीब होते हैं। ये लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। निसंदेह जो देश के शासक लोग हैं, जो भारत पर शासन कर रहे हैं शताब्दियों से, वो इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इन देशों में राजनीतिक उदासीनता होती है, विकेंद्रीकरण की कमी होती है, चेतना का कमजोर स्तर होता है, जन सहभागिता, सामाजिक धार्मिक समय की निर्णायक भूमिका हमें देखने को मिलती है, जो भारतीय नागरिक उसको बखूबी से समझते हैं। चौथी जो समस्या है वो है पार राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की समस्या। जब हम क्रॉस नेशनल कल्चर का सामना करते हैं, पॉलिटिक्स का सामना करते हैं, तो हमारे सामने 4 तरह की सब प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। तुलना और मापन की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अलग अलग होती है। अध्ययन की जो रणनीति है वो भी अलग अलग होती हैं क्योंकि अलग अलग जो स्ट्रक्चर, उसके लिए अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है। सर्वमान्य सिद्धांत मुश्किल हो जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्री पर लागू होते हैं, उनको डेवलपिंग सोसाइटी पर कैसे लागू करें, ये भी अपने आप में एक समस्या है। विधियों के प्रयोग संबंधी भी समस्या है कि जो मेथड हैं, कौन से मेथड का यूज करें, उनका यूज करना बड़ा ही अपने आप में एक समस्या भरा कदम होता है। तो ये जब हम तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से रिसर्च नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता, हाँ निसंदेह किया जा रहा है, परंतु ये प्रॉब्लम्स जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।